2 लाख फर्जी वोटर। आप तो वैसे डायरेक्ट बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। अगर कोई चोरी करता है, मतलब वोट चोरी करता है, तो खुद के खाते में सीट डालेगा, दूसरे के खाते में सीट नहीं डालेगा। अगर उन्हें वोट चोरी करना होता तो उनकी सीटें कम नहीं आती। अगर ये लोग वोट चोरी नहीं करते तो शायद 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। क्या सही में ईवीएम में गड़बड़ी है? लेकिन बीजेपी खुद आरोप लगाती थी कि ईवीएम को हैक किया जा रहा है, लेकिन सत्ता में आने के बाद ईवीएम बहुत प्यारा हो जाता है उन्हें। क्या आप मानते हैं कि इमरजेंसी कांग्रेस काल में बहुत गलत डिसीजन था? ये तो राहुल गांधी जी ने खुद कहा है। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की अच्छी सीटें आती है, महाराष्ट्र में ऐसा क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी की सीटें कम हो जाती है? कि आरक्षण के बारे में आपकी क्या राय है? कि आपके पार्टी ने 70 साल लिया डेवलपमेंट करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है। ये जो है ना, ये एक इमेज क्रिएट करने की बहुत कोशिश की जाती है। लेकिन गडकरी जी को कांग्रेस पार्टी में भी काफ़ी लाइक किया जाता है व्यक्तिगत स्तर पर वो व्यक्ति को लाइक कर सकते हैं। और आप तो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। रोड के कामों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से E20 फ्यूल को और अभी E27 को जनता पर थोपा जा रहा है। नागपुर ने हमारे महाराष्ट्र को बहुत कुछ दिया है, जैसे कि एक मुख्यमंत्री भी देखा जाए तो नागपुर से ही है। इनके रहते हुए यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, आपका ऐसा कहने का मतलब है? जहाँ पर पानी भरा गया था अंबाजरी के पास का, वो मुख्यमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। खुद मुख्यमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रॉब्लम है। लेकिन उनके इलाके से तो वो चुनकर आए हैं, तो जनता ने कहीं ना कहीं उनको चुन के दिया है, इसका मतलब वो उनके काम को पसंद कर रही है। अपने बातों बातों में कांग्रेस क्यों 55 साल चुनकर आई है, उसका जवाब आपने आज मुझे दे दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पांडे जी पॉडकास्ट में। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो नागपुर में काफ़ी फेमस है। तो आइए आज हम उनके साथ में राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अभिषेक धावड़ जी, जो कि एक महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस युवक के महासचिव है और साथ ही साथ महाराष्ट्र प्रदेश के स्पोक पर्सन भी है। अभिषेक जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा रुपेश जी, आप बताइए कैसे है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभिषेक जी, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है नागपुर में, और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि मैं कांग्रेस के पर्सन का, यानी कांग्रेस के एक प्रवक्ता महाराष्ट्र के, और उसके बाद में महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव युवक कांग्रेस के साथ आज पॉडकास्ट कर रहा हूं। उसकी मुझे एक अलग खुशी है। तो आज के पॉडकास्ट के लिए मैं पहला सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि आपके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? क्या आपको राजनीति में आने के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ा, या बहुत आसानी से आप राजनीति में आ गए और आप इतने बड़े पदों पे आ गए? क्योंकि आपके पिताजी यहाँ के एमएलए रह चुके हैं, तो आपके लिए क्या राजनीति में आना संघर्षमय था, या एक आसान तरीके से आप इतने बड़े पद पर पहुँच गए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी राजनीतिक करियर की जो शुरुआत है वो 2017 में हुई। 2017 के पहले मैं मेरी पढ़ाई पूरी कर रहा था। जब मैं वापस आया भारत में, तो मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ गंभीर मुद्दे हैं, बेरोज़गारी जैसे, और मेरा उस उन मुद्दों की तरफ थोड़ा थोड़ा आकर्षण गया। एक सोशल एक्टिविज़म का नज़रिया मेरा पहले से ही था, राजनीतिक नहीं, सोशल एक्टिविज़म के नज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ। तो कांग्रेस की एक मीटिंग थी, तब मैं राजनीति में इन्वॉल्व नहीं था, मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं था, कुछ नहीं। तो वो मीटिंग में मैं गया था, वहाँ पर बेरोज़गारी के बारे में चर्चा हो रही थी। अब जैसे आपने कहा कि मेरे पिताजी राजनीति में होने की वजह से कुछ लोगों ने मुझे वहाँ पर पहचान लिया, तो उन्होंने मुझे आगे बुला लिया कि अरे, हमारे साथ अभिषेक धावड़ उपस्थित है, मैं चाहूँगा कि वो 2 शब्द कहे। तो मेरे ज़िंदगी में मैंने कभी राजनीतिक कोई भाषण दिया नहीं था, बट मैं आया सामने, मैंने मेरे 2 शब्द रखे और मैंने कहा कि मेरे जो ख्याल थे मैंने वो उस मंच पर मैंने रखे। तो उसके बाद मुझसे लोग जुड़ते गए धीरे 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 धीरे। जो है, जैसा आपने कहा कि पॉलिटिक्स में मेरी फैमिली होने की वजह से 100% उसका एक फ़ायदा रहता है, मैं मना नहीं करूँगा उस चीज़ को। लेकिन पॉलिटिक्स में टिका रहना, ये आपकी क्षमता ही, आपकी काबिलियत के बेसिस पे रहता है। और निश्चित रूप से अगर मैं कहीं जाता हूँ, तो अगर लोग मुझे नहीं पहचानते होंगे तो मेरे पिताजी की वजह से मुझे पहचान लेते हैं, ये एक फ़ायदा होता ही है। बट अगर मैं मेरे जर्नी की बात करूँ, तो 2017 में मैं राजनीति में आया।
2017 में ही मैंने युवा कांग्रेस में मैं उसका मेंबर बना। लेकिन 5 साल तक मेरे पास युवक कांग्रेस का कोई पद नहीं था। 5 साल मैंने बिना कोई अपेक्षा के पार्टी के साथ काम किया। काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हुए पार्टी के अंदर, पदों को लेके होते हैं झगड़े, जिम्मेदारियों को लेके झगड़े होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हुई। फिर 2022 का जब समय आया तो तब मैं प्रदेश की बॉडी में मुझे काम करने का अवसर मिला। उसके बाद में मुझे प्रवक्ता भी बनाया गया प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। सो इस तरीके से अभी हमारा इस प्रकार से काम यहाँ पर जारी है और जारी रखेंगे, वो भी एक ये है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 2017 में मैं कांग्रेस में आया, बट 2011 की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो मेरे ज़िंदगी का पहला जो आंदोलन था जी। वो मैंने कांग्रेस के खिलाफ किया था। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, और मुझे अभी भी याद है कि उस समय कुछ भ्रष्टाचार के आरोप वगैरह लग रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ गलत हो रहा है हमारे समाज में। मैं एक स्टूडेंट था उस समय, तो मैंने मेरे पिताजी को भी ये व्यक्त किया। मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही है समाज में, और मुझे लगता है कि इसके खिलाफ मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। तब आप देखिए कि तब मेरे पिताजी भी कांग्रेस में थे, और तब मुझे मेरे दोस्तों ने कहा भी कि आपके घर पर अगर आपके पिताजी कांग्रेस की नेता है, आप कैसे क्या उनके खिलाफ आप प्रदर्शन कर लेंगे। तो मुझे अभी भी याद है मेरे पिताजी ने कहा था कि अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ आज तक मेरे साथ है। तो जब भी मुझे समाज में कोई अन्याय का कोई उदाहरण दिखता है तो मैं उसके खिलाफ कभी आवाज़ उठाने से नहीं डरता हूँ। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही कि पद लेने में कठिनाइयाँ जाती है, तो क्या ये कठिनाइयाँ क्यों जाती है? मतलब क्या यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई गुटबाजी है? देखिए, गुटबाजी तो हर पार्टी में है, जी। लेकिन क्या ज़रूरी है कि मतभेद रहे लोगों में तो वो ठीक है, उसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। लेकिन मनभेद नहीं रहना चाहिए। तो ये हो सकता है कि शायद मैं आपके विचार से सहमति ना रखूं, लेकिन हम विचार विमर्श करके एक पन्ने पर आ सकते हैं और हमारे विचार सामने व्यक्त करके हम सोच सकते हैं। मैं आपके विचारों के बारे में सोच सकता हूँ, आप मेरे विचारों के बारे में सोच सकते हैं, और उसके बाद में भी अगर हमें लगता है कि शायद हमें सहमति नहीं है तो सहमत नहीं रहने का भी हमारे पास अधिकार है। लेकिन अभिषेक जी, एक बात ये होती है, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पे चलती है और कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा पे चलती है। तो जब दोनों पार्टी की अलग अलग विचारधारा है, फिर भी उसमें गुटबाजी क्यों है? गुटबाजी जो है वो एक व्यक्तिगत विषय है। तो मैं समझता हूँ कि हर पार्टी में, आप कांग्रेस बोल दीजिए, बीजेपी बोल दीजिए, टीएमसी बोल दीजिए, डीएमके, एआईडीएमके, कोई भी पार्टी आप पकड़ लीजिए, गुटबाजी तो हर पार्टी में है। क्योंकि एक पार्टी बनती है लोगों से, और हर व्यक्ति के जो विचार है वो दूसरे व्यक्ति जैसे नहीं हो सकते हैं। तो अगर मैं कह दूँ कि इस व्यक्ति के विचार इस व्यक्ति जैसे ही होने चाहिए, तो हम तो एक डिक्टेटरशिप में आ जाएंगे। आपको पूरा अधिकार है, आप पूरे अपने अलग विचार रख सकते हैं सामने, उसमें कोई गलत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। जैसे अभी आपने एक आंदोलन के बारे में बताया, तो वो आंदोलन आपने क्यों किया था? 2011 या 17 में आपने बताया ना, कुछ एक आंदोलन किया था आपने कांग्रेस के ही खिलाफ में। अच्छा, 2011 का जो मेरा आंदोलन था वो तब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे पार्टी पर, और तब कांग्रेस की सत्ता थी। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि ये पार्टी में मतलब हम स्टूडेंट्स थे, तो हमारे लिए जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, हम ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। अगर हमें कुछ लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है समाज में, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम कुछ जो विद्यार्थी थे, हम साथ में आए थे। तब हमें लग रहा था कि कुछ 25-50 लोगों का हम एक आंदोलन कर लेंगे, थोड़ी मन को हमारे शांति मिलेगी। बट जब हमने वो आंदोलन किया, कस्तूरचंद पार्क से हमने उसकी शुरुआत की थी, एक पदयात्रा निकाली थी हमने, वैरायटी चौक तक हमने वो पदयात्रा की थी। तो उसमें 300 से ज़्यादा लोग आए थे। तो हमें भी वो समझ में नहीं आया था, वो तो पहली बार ऐसा हुआ था, पुलिस की परमिशन लेना,
या 2 पुलिस स्टेशन के उसमें हमको परमिशन लेने पड़े थे। तो ये सारी चीज़ें थी, तब मैंने पहली बार वो चीज़ें समझी। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसा था कि जब मैं एक पुलिस स्टेशन में गया परमिशन लेने के लिए कि मुझे आंदोलन करना है, तो हमें 4 घंटे तक बिठा के रखा था वहाँ पर। क्या इतने कारण? आसानी से परमिशन देते नहीं है, या थोड़ा परेशान करेंगे, चलो बच्चे हैं दोबारा घर चले जाएंगे। और हम वहाँ पर रुके, हम 4 घंटा रुके, फिर उन्होंने हमको परमिशन दी। और मैंने मेरे पिताजी को भी ये चीज़ बताई थी। और 2 पुलिस स्टेशन में मैंने आपको बताया। तो एक पुलिस स्टेशन में जब हम गए थे, तो वहाँ पर बहुत जल्दी हमें परमिशन इसलिए मिल गई थी क्योंकि वहाँ पर किसी का फ़ोन चला गया था। बट दूसरे पुलिस स्टेशन में मुझे बताया गया था कि अभी आप ये खुद कीजिए, आपको भी पता चले कि राजनीति कैसी होती है। तो वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, आप बोल सकते हैं। राइट। फिर उसके बाद मैं देश छोड़ के बाहर चला गया, फिर 2017 में वापस आया। देश छोड़कर बाहर आप कहाँ चले गए थे? मैं यूके में था, वहाँ पर मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। ओके। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मैंने पढ़ाई की है, और फिर मैं 2017 में यहाँ पर वापस आया। हम बहुत से, जैसे अभी आपने बताया, बहुत से एमएलए के जो लड़के होते हैं वो अधिकतर बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो वहीं के होके रह जाते हैं। बट आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि नहीं, मेरी पढ़ाई वहाँ पर हुई है बट यहाँ पर आकर आप अभी एजुकेशन तो नहीं कर रहे हैं, अभी आप तो कांग्रेस पार्टी में हैं, तो आपने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया? क्योंकि आपको एक अच्छी नौकरी भी मिल सकती थी, सारी चीज़ें भी आप कर सकते थे। देखिए, सारी सुख सुविधाएं तो उपलब्ध थी, लेकिन भारत के साथ एक जुड़ाव था। क्या है कि हमारे लोग तो हमारे लोग हैं, तो बाहर बसना ये कभी मेरा कभी टारगेट नहीं था। मुझे पता था कि मुझे वापस आना है, और जैसे मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई तो मैं वापस आ गया। वहाँ पर मैंने एक छोटी इंटर्नशिप वगैरह भी की थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। सो बट उसके बाद मैंने ये निर्णय ले लिया था कि मुझे वापस आना है, और यहाँ पर ही मेरा एक सेटअप बनाना है। तो सेटअप मतलब राजनीतिक करियर। राजनीतिक भी, और बाकी जो दूसरा व्यवसाय वगैरह भी जो रहता है उस जी। तरीके से। तो अभिषेक जी, हमने आपके पर्सनल परिचय तो काफ़ी ले लिया, अब हम आते हैं असली मुद्दों पर। असली मुद्दों में अभी हम देख रहे हैं करंट सिचुएशन में एक वोट चोरी का मुद्दा बहुत गूंज रहा है, हम्म। तो उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपको याद होगा तो राहुल गांधी जी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जो पूरे देश में जिसने उथल पुथल मचा दी थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने जो वोटर रोल रहता है, फिज़िकल वोटर रोल, उसके बेसिस पर एक डेटा हमने कंपाइल किया था कांग्रेस ने। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वोटर रोल था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से निकाला गया था। महादेवपुरा जो कर्नाटका की कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा की, वहाँ का डेटा ऑनलाइन डाउनलोड किया गया, और उस डेटा को डाइसेक्ट करने के बाद वो प्रेजेंटेशन लिया गया, जहाँ पर 2 लाख फर्जी वोटरों की जानकारी हमें मिली है। तो ये इतना गंभीर विषय था, क्योंकि ये जो खुलासा था, ये एक राजनीतिक दल का खुलासा नहीं था। ये जो खुलासा था, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का था। तो लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सामने आता है कोई जवाब देने के लिए, तो उनको डिफेंड करने के लिए बीजेपी के लोग आ रहे थे। तो सोचने वाली वो भी एक बात हो जाती है। तो अगर मैं आपको थोड़े में अगर बताऊं, तो उस प्रेजेंटेशन में डुप्लीकेट वोटर्स के बारे में बताया गया था। उस प्रेजेंटेशन में ये दिखाया गया था कि कैसे हाउस नंबर 0, बेसिकली जिनके एड्रेसेस वेरीफाइड नहीं है, ऐसे हज़ारों लोगों की संख्या में उन्हें उस वोटर लिस्ट में जगह दी गई थी। काफ़ी ऐसे लोग देखे गए थे जो 1, 2, 3, 4 बार वोटर रोल में थे, 2 3 स्टेट में वोट डाल रहे थे। तो ये जो था, ये एक बहुत ही एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान दिख कर आ रहा था सामने। सो इसे एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था। और अभी आप देखेंगे तो हर जगह हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। हमने आज भी इलेक्शन कमीशन से डिजिटली रीडेबल इलेक्टोरल रोल्स मांगे हैं, लेकिन हमें वो दिए नहीं गए हैं। क्योंकि अगर डिजिटल वोटर रोल्स अगर हमारे पास आते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है डेटा को डाइसेक्ट करना। आप जो चीज़ को हमें तो महीने लग गए,
लेकिन अगर हमारे पास डिजिटली रीडेबल रोल्स अगर रहे तो वो चीज़ हम 5 दिन में कर सकते हैं। और महादेवपुरा में जो हमने बताया आपको 2 लाख वोट्स की जहाँ पर चोरी हुई थी, ऐसे 4,000 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज है पूरे भारत में। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये चोरी कितनी बड़ी है, और इसे एक्सपोज करने गए हम, और इसी तरीके से अगर हम एक्सपोज करने गए जिसे हम जहाँ हमें 5 महीने 6 महीने लग रहे हैं क्योंकि फिजिकली एक एक डॉक्यूमेंट को हमको वेरीफाई करना पड़ रहा है, तो इसे इसमें तो हमारा पूरा जीवन चला जाएगा। अभिषेक जी, आप तो वैसे डायरेक्ट बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, मगर अगर हम आंकड़े देखते हैं तो 2014 के आंकड़े, 2019 के आंकड़े और 2024 के आंकड़े, तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें आई थी। अगर कोई चोरी करता है, मतलब वोट चोरी करता है, तो खुद के खाते में सीट डालेगा, दूसरे के खाते में सीट नहीं डालेगा। तो उन्हें 2024 में केंद्र में कुछ कम सीटें आई है। अगर उन्हें वोट चोरी करना होता तो उनकी सीटें कम नहीं आती। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे आपने तो ये बताया कि उन्होंने वोट चोरी की है, मगर मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने वोट चोरी की है। देखिए क्या है कि बीजेपी को 240 सीटें आई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लोग वोट चोरी नहीं करते तो शायद 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। सो इलेक्शन कमीशन की मदद से ये लोग इस हद तक आगे चले गए कि इन्होंने, जहाँ पर मुझे लगता है कि 100 सीटें भी जिनकी नहीं आती थी, अभी इनकी 240 सीटें आ गई। तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं कि वोट चोरी करने के बाद उन्हें 240 आए हैं। अगर वोट चोरी नहीं करते तो शायद कांग्रेस रहती सत्ता में। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी की है। 100%। तो आपके पास में इसके कुछ सबूत हैं? देखिए, जो सबूत सबसे पहले हमने जो दिखाए थे, जो राहुल गांधी जी ने अपने प्रेजेंटेशन में नोट किया था, जो मास्टर डेटा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से निकाला गया है, वो कांग्रेस हेडक्वार्टर से आया हुआ नहीं है। हमने, आप समझ लीजिए कि आप ही का जो डेटा है उसी में से खामियां निकाल के आपके सामने रख दी। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इस चीज़ का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है जी। ज्ञानेश जी, उन्होंने ये कहा कि हाउस नंबर 0 का जो हमने जो एलिगेशन लगाया था उनके ऊपर, उसके बारे में जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि हाउस नंबर 0 वो लोग हैं जिन लोगों का कोई घर नहीं है, जो सड़क पर सोते हैं, जिनका कोई घर नहीं है, ये कहा था उन्होंने। बट मैं आपको बता देता हूँ कि जो व्यक्ति सड़क पर सो रहा है, अगर वो व्यक्ति सड़क पर सो रहा है तो ये कैसे आपने डिसाइड कर लिया कि ये व्यक्ति इस बूथ में और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालेगा? उसका एक प्रोसेस रहता है। आपको, आपके बीएलए को, वहाँ बीएलओ को आपके जाना पड़ता है 3 दिन तक एड्रेस वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये व्यक्ति सही में इसी जगह पर अपनी तीनों रात काट रहा है। अगर वो तीनों रात वहाँ पर काट रहा है तो आप वहाँ पर जाकर डाल सकते हैं कि इसका हाउस नंबर 0/nil, ये आपको लिखना पड़ता है। लेकिन ये भी हमें दिखने नहीं मिल रहा है। तो प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है। और हम जब डेटा मांग रहे हैं, हम 17A कब से मांग रहे हैं इन लोगों को, हमें नहीं दिया गया। कैंडिडेट्स मांग रहे हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है। 17A में क्या है, बस यही लिखा गया ना कि किन लोगों ने वोट डाला है। अब जिस व्यक्ति का नाम 2 बार कोई लिस्ट में है, 3 बार कोई लिस्ट में है, और अगर वो व्यक्ति बोल रहा है कि सर मैंने एक ही बार वोट डाला है, बट 17A में अगर दिख गया कि नहीं इनके इसमें 2 बार किसने वोट डाला है, तो इसका मतलब यह है कि यही व्यक्ति ने 2 बार वोट डाला है, नहीं तो इनके जगह पर कोई और वोट डाल कर आया है। तो ये चीज़ समझने के लिए इलेक्शन कमीशन ने हमें वो डेटा प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि इलेक्शन कमीशन हमें वो डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा है? और ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, वो बार बार लोगों को गुमराह कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। सो इलेक्शन कमीशन ने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये सारे जो वोटर रोल है ये डिजिटल फॉर्मेट में हमें प्रोवाइड करने चाहिए, और वो नहीं करेंगे ये हमें पता है, क्योंकि इन्हीं का खुलासा हो जाएगा उसमें। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ऐसा है भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है? 100%। आपको एक और मैं उदाहरण बताता हूँ। इसके पहले 2-3 साल पहले तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रहता है जी। उसको नियुक्त करने की प्रक्रिया जो है, उसमें एक प्रधानमंत्री रहते थे, 3 लोगों की कमेटी रहती है। एक प्रधानमंत्री रहते हैं उसमें, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहते हैं,
और एक रहते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 लोग मिलके नाम देते थे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का। अब बात ये है कि बीजेपी ने ऐसा कर दिया, बीजेपी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पैनल से बाहर कर दिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर करके इन्होंने अपने ही सरकार के एक मंत्री को उसमें जगह दे दी। तो अब आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा मंत्री रहेगा मोदी जी के कैबिनेट में जो उनके विपरीत वोट डालेगा? ऐसा हो सकता है? ये तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि हम हमारे दर्शकों को एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमारा कि हम हमारे दर्शकों को जैसे आपको अभी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आपके द्वारा जानकारी हमारे दर्शकों तक जाए। और मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी अच्छी और डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आप कांग्रेस को जड़ से जानते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपके साथ चर्चा करते हुए और मज़ा आएगा। बहुत तो अभिषेक जी, आपने इलेक्शन कमीशन पे भी आरोप लगाया, उसके बाद में वोट चोरी का भी आरोप लगाया। अब बात आती है ईवीएम पे, तो क्या सही में ईवीएम में गड़बड़ी है? देखिए, ईवीएम जो है ये बड़े बड़े देशों में इसे बैन किया गया है। यूएस में बैलेट पेपर पर इलेक्शंस होते हैं, यूके में बैलेट पेपर पर इलेक्शंस होते हैं, यूरोप के कई देशों में बैलेट पेपर पर इलेक्शंस होते हैं, और ये सारे देशों में एक मूवमेंट हो चुकी है ऑलरेडी कि हमें ईवीएम से बैलेट पेपर पर मूव होना है, क्योंकि उसमें फ्लॉज देखे गए हैं। चलिए, इसे तो छोड़ ही दीजिए, ये जो मैंने आपको बताया, लेकिन बीजेपी खुद आरोप लगाती थी कि ईवीएम को हैक किया जा रहा है। आप 2008 का नितिन गडकरी जी का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि ईवीएम को हैक किया जाता है और हम ईवीएम के खिलाफ है। लेकिन सत्ता में आने के बाद ईवीएम बहुत प्यारा हो जाता है उन्हें। तो अगर बीजेपी अपनी भूमिका सामने नहीं रख सकती है, तो हमें किससे ये अपेक्षा रखनी चाहिए कि कौन इसमें इनिशिएटिव लेके इसे सुधारेगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ईवीएम तो कांग्रेस की सरकार में भी थी। 100%, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हम्म, लेकिन ईवीएम के आने के बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि लोगों का इस सिस्टम पर भरोसा नहीं है, सत्ता किसी की भी रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रक्रिया को बदलने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सत्ता में कौन है, इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई उनका ताल्लुक नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कि बट आज की तारीख में हम जो देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक निष्पक्ष बॉडी नहीं है, और यही आरोप हम लगा रहे हैं उन पर। अभिषेक जी, धर्म की राजनीति के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि धर्म और राजनीति को हमें अलग अलग रखना चाहिए, और राजनीति में अगर हम धर्म को लाने लग गए तो प्रशासन की तरफ ध्यान कौन देगा? मैंने अगर कोई पार्टी को वोट डाला है तो मैंने उन्हें मेरे धर्म को बचाने के लिए वोट नहीं डाला है, मैंने उन्हें इसलिए वोट डाला है ताकि वो सरकार चलाए। मेरा धर्म, अगर मैं एक हिंदू व्यक्ति हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा धर्म इतना कमज़ोर है या मेरे धर्म को किसी की ज़रूरत है उसकी रक्षा करने की। आज हिंदू धर्म हमारा इतना मजबूत है कि कोई भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, हमारे धर्म को हाथ नहीं लगा सकता है। तो जो हिंदूवाद के या हिंदुत्व के या हमारे धर्म के जो ठेकेदार बनने का जो ढोंग कर रहे हैं बीजेपी के लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये लोग लोगों की बलि चढ़ा रहे हैं। कैसे मतलब? क्योंकि लोगों को आज लोग जो है वो सरकार के प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। आज ऐसा एक वातावरण एक तैयार हो गया है हमारे देश में कि लोग ये नहीं कहेंगे कि हमें हमारे घर के सामने रास्ता चाहिए, और लोग ये बोलेंगे कि नहीं नहीं हमें मंदिर बना दीजिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। जबकि सरकार का ये काम है कि आपको सारी सुख सुविधाएं आपको वो प्राप्त कराए। अगर धर्म का कोई ठेकेदार है हमारे देश में, तो हिंदू धर्म में तो वो हमारे शंकराचार्य है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि कल को जाके अगर हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी चीज़ में हमें कुछ करना हो तो उसके लिए शंकराचार्यों तक जाना चाहिए। हमें राजनेताओं के पास तो कतई नहीं जाना चाहिए। मैं खुद एक बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ,
लेकिन मैंने राजनीति में कभी कोई धार्मिक भाषण भी नहीं दिया है, क्योंकि धर्म जो है और आस्था जो है वो आपका व्यक्तिगत विषय है। ये जो विषय है ये हम अपने तक सीमित रखते हैं, और मुझे पता है कि मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। मैं तो जानता नहीं हूँ ऐसे लोगों को जिनका धर्म परिवर्तन हुआ है ऐसे लोग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट भारत के इतिहास में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पर फोर्स्ड कन्वर्जन की भी धर्मांतरण के मैं उसी पे आने वाला था अभी। धर्मांतरण के इश्यूज है। लेकिन अगर वो एक पर्सनल चॉइस से अगर आप धर्मांतरण कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि आपका संविधान आपको अधिकार देता है कि आप जो चाहे उस धर्म का पालन कर सकते हैं। एक मुसलमान व्यक्ति हिंदू भी बन सकता है, एक हिंदू व्यक्ति क्रिश्चियन भी बन सकता है, एक हिंदू व्यक्ति नास्तिक भी बन सकता है, एक सिख व्यक्ति जैन भी बन सकता है। यही हमारे संविधान की खूबसूरती है ना। क्यों? तो अभिषेक जी, अगर धर्म की रक्षा करना है तो उसके लिए तो हमें जिंदा रहना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारा हिंदू धर्म कितने साल पुराना धर्म है? 5,000 साल पुराना धर्म है 5,000 साल हमारा। पुराना। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि 2014 में आने के बाद लोग बोलने लगे हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। 5,000 सालों तक हिंदू खतरे में नहीं आए, लेकिन 2014 के बाद एकदम से बात ये हुई कि हिंदू खतरे में। अरे कहाँ है हिंदू खतरे में? तो इसी पे से एक सवाल निकल कर आता है कि आरक्षण के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आरक्षण जो है एक आर्थिक नज़रिए से आप उसको देख सकते हैं या एक सामाजिक नज़रिए से देख सकते हैं। तो आर्थिक नज़रिए से जब आप उसको देखते हैं तो EWS का प्रावधान किया गया है, जो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है। जो गरीब तबके के लोग हैं हम उनको अकोमोडेट कर पाते हैं। लेकिन आरक्षण लाने का जो उद्देश्य था वो था सामाजिक न्याय। क्या है कि हमारे देश के इतिहास में जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था में एक मतलब कुछ आप बोलेंगे कि हमारे वर्ण व्यवस्था में एक ऐसा समाज था जिन्हें हमेशा शिक्षा से दूर रखा गया, जिन्हें काफ़ी मानवाधिकारों से भी दूर रखा गया था। तो ये हमारे इतिहास में इतने दशकों तक, हज़ारों सालों तक ये हुआ है। तो आज वो समाज जो है उन्हें बराबरी पर लाने के लिए जो व्यवस्था का हमने निर्माण किया है वो है आरक्षण। तो मैं चाहता हूँ कि लोग ये चीज़ समझें कि वो एक सामाजिक व्यवस्था है, एक आर्थिक व्यवस्था नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ कि जब हम उस समाज की बात करते हैं तो आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग हम जिसे कहते हैं, आप जाकर एक बात देखिए, 99% मैनुअल स्कैवेंजिंग जो होती है, उस व्यक्ति को जाकर अगर आप पूछेंगे कि आप कौन से जात के हो, वो आपको अपनी जात बताएगा, और उस जात में भी जो सब कैटेगरी आती है वो भी बहुत सेम रहती है, क्योंकि उसकी जाति में भी उसके ऊपर वो प्रताड़ना की जा रही है। तो ये तो उस समय पे होता था, आज के समय में ये सारी चीज़ें नहीं नहीं, होती। आप गलत सोच रहे हैं। आज भी वर्ण व्यवस्था काफ़ी जगहों पर प्रैक्टिस की जाती है। आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कोई भी बड़े राज्य में देख लीजिए, आज भी वर्ण व्यवस्था को लेकर बहुत तकलीफ है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आप एक रेस में भाग रहे हैं और अगर आपका जो प्रतिद्वंदी है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आप समझ लीजिए कि कोचिंग का लाभ मिला है, जिसे अच्छे शूज़ मिले हैं पहनने के लिए, जिसे हर प्रकार की व्यवस्था उसे दी गई है ताकि वो रेस में अच्छा भाग सके, और दूसरी तरफ एक ऐसा उम्मीदवार एक दिया जाता है जिसके पास खाने के लिए कुछ खाना नहीं था, जिसे ये नहीं बताया गया है कि सही टेक्निक क्या है, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। तो रिजर्वेशन को यहाँ लाने का उद्देश्य यही है कि हम एक समान स्तर पर लोगों को लाए। इससे ये हम नहीं चाहते हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष को इसका फ़ायदा मिले, वो इसका उद्देश्य नहीं है।
तो जो समाजों पर हमने कम ध्यान दिया है उन समाजों को ऊपर उठाना ये बहुत ज़रूरी है। मंडल कमीशन की आप रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें भी जब बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई किया गया था, उनके लिए रिजर्वेशन वगैरह रखा गया था, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें उसमें देखकर अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। सो रिजर्वेशन जो है ये कोई 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल पुराना मुद्दा नहीं है। रिजर्वेशन जो है वो हज़ारों सालों तक चलते आ रहा है। हम जो आज कर रहे हैं, रिजर्वेशन इज़ अफर्मेटिव एक्शन। आपको जब दिख रहा है कि समाज में कुछ गलत हुआ है तो उसे सुधारने के लिए आप जो कर रहे हैं वो है रिजर्वेशन। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन का लाभार्थी नहीं हूँ, बट मैंने पढ़ाई की है, उतना मैंने किताबें पढ़ी है, उतना मैंने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की है, जिससे मुझे समझ में आए कि इस व्यवस्था का मूल कारण क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, और क्या हम भारत को किस दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन अभिषेक जी, अगर एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है, उसे 100 में से 90 मार्क आते हैं, और एक अदर कैटेगरी का व्यक्ति है, उसे समझिए 70 मार्क आते हैं, तो उसे एक अच्छे कॉलेज में उन्हें आसानी से एडमिशन मिल जाता है और नौकरियों में भी उन्हें काफ़ी छूट होती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपकी जो बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और मुझे लगता है काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो जब हमें दिख रहा है कि हमारे पास सीटें कम है, आप देख सकते हैं कि 100 सीटों पर 1000 बच्चे एडमिशन मांग रहे हैं। सरकार को इस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए कि गुड क्वालिटी एजुकेशन वो हम सभी को प्रदान करे। अगर हमें दिख रहा है कि 1000 बच्चों में से बस 100 बच्चे ही आईआईटी या आईआईएम में शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, या कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, देखिए बच्चों को तो पढ़ना है, बच्चे तो चाहते हैं कि उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। तो सरकार को आरक्षण पे हावी होने से कुछ नहीं मिलेगा। सरकार ने प्रावधान करना चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ खोलने चाहिए, आईआईएम्स खोलने चाहिए, आईआईटीज़ खोलने चाहिए, जितना हो सकता है उतना हमें शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप इसे गाली मार देंगे, उसे गाली मार देंगे। जैसे अभी आपने शिक्षा की बात की, तो जब आपकी कांग्रेस की सरकार थी तब आईआईटी कॉलेजेस ज़्यादा नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा बोलती है कि हमने आईआईटी कॉलेज पहले से ज़्यादा बनाए हैं, और बाकी सारे जो पढ़ने की जो सुविधाएं है वो भी हमने पहले से ज़्यादा दी है, मतलब कांग्रेस सरकार से ज़्यादा हमने सुविधाएं दी है। तो क्या ये सही है? मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश के इतिहास के नज़रिए से अगर आप देखेंगे, हमारे देश का जब पहला बजट निकला था वो 1500 करोड़ रुपए का निकला था। बस हमारे देश का पहला बजट 1952 का 1500 करोड़ रुपए का बजट निकला था बस। आज हमारे नागपुर कॉरपोरेशन का जो बजट है वो 5,500 करोड़ का निकलता है। आज हमारे पूरे देश का जो बजट है, आप महीने का हमारे जीएसटी का कलेक्शन देख लीजिए, लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास के जीएसटी का कलेक्शन रहता है महीने का। आप इसके ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस दूसरे जोड़ दीजिए, इनडायरेक्ट रेवेन्यू सोर्सेज आप जोड़ दीजिए, तो कैसा है कि देश जब आगे बढ़ रहा था ये 60-70 सालों में, तो उस चीज़ की नींव रखी गई। और पहला आईआईटी जब बना था 1960 के दशक की बात है ये, तब से धीरे धीरे हमने बस आईआईटी नहीं, ट्रिपल आईआईटी भी खुले, एनआईटी भी खुले, आईआईएम्स भी खुले, एम्स भी खोले गए। तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो की गई। प्राइवेट लेवल पर भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आए, ऐसा नहीं कि नहीं आए। टाटा की भी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ आए, बिरला की भी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ आए, जमशेदपुर में आए, मतलब हर जगह आए। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और उस समय के जो हमारे देश में जो कठिनाइयाँ थी वो काफ़ी अलग थे। उस समय 70% हमारी जो आबादी है वो बिलो पॉवर्टी लाइन आती थी। तो कि कौन सी चीज़ को प्राधान्य दें हम? लोगों को गरीबी से तो हटाना ही था, लोगों को शिक्षित भी करना था, हमें लोगों को दूसरी सुविधाएं भी पहुंचानी थी। हर तरीके से लोग परेशानी में थे, विभाजन भी हुआ था, लेकिन जेब में बस 1500 करोड़ रुपए थे। ऐसे परिस्थिति से देश को उठाकर अब 2014 में जब बीजेपी को सरकार जब सौंपी गई, तब हमारा लाखों करोड़ों में बजट चला गया था। तो
तो ये कहना कि ये चीज़ नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, सरासर गलत है। लेकिन आपके पार्टी ने 70 साल लिया डेवलपमेंट करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी बोलती देखिए, ये जो है ना, ये एक इमेज क्रिएट करने की बहुत कोशिश की जाती है कि 10 साल में ऐसा हो गया, 70 साल में कुछ नहीं हुआ था। सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस 55 साल सत्ते में थी, और अगर आप 2029 में जब बीजेपी की टर्म ख़त्म होगी और आप पिछले 40 साल उठाकर देख लेंगे, 35 साल उठा के देख लेंगे, तो उसमें ज़्यादा हिस्सा बीजेपी का रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री तब के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो। और जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट जो है, ये सारी चीज़ें आपके और मेरे माता पिता जिस स्कूल में पढ़े, मैं जिस स्कूल में पढ़ा, आप जिस स्कूल में पढ़े, जिस कॉरपोरेशन में आपका और हमारा शहर है, जो दूसरा इतना बड़ा हमारा देश है, ये सारी जो व्यवस्था की गई ये बीजेपी ने थोड़ी की है। ऐसा तो नहीं है कि इसके पे बीजेपी के आने के पहले हम सब रास्तों पर रहते थे और बीजेपी आ गए तो सबके घर बन गए, ऐसा तो नहीं है। देखिए, डेवलपमेंट जो है आप उसको जीडीपी के नज़रिए से देख सकते, जीडीपी का ग्रोथ कितना हुआ है, और जीडीपी का ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो यूपीए के टाइम पर जो जीडीपी ग्रोथ हुआ है, वैसा जीडीपी ग्रोथ बीजेपी भी आज तक टच नहीं कर पाई है। ये तो बीजेपी सरकारी आंकड़ों पे आप देख सकते हैं। आप वेबसाइट पर चले जाइए नीति आयोग के, आपको दिख जाएगा। उसमें इन्होंने बहुत कोशिश की कि जिस तरीके से जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है उसमें बदलाव लाए। जो चीज़ों में ये लोग प्राधान्य दे रहे थे उस पर वेटेज बढ़ाने की इन्होंने कोशिश की ताकि इनके आंकड़े अच्छे दिखे। जब उन्होंने वो किया तो देखा कि रेट्रोस्पेक्टिवली उसमें कांग्रेस की भी आंकड़े सुधर रहे हैं। तो मैं एक और आपको इसमें उदाहरण देता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा ये सुन के, कि मुझे लगता है 2018 या 19 की बात होगी, तो बीजेपी ने बहुत बड़ा प्रचार ये किया था कि हमने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया है इंडिया का। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने भी जब वो खबर सुनी, मैंने बोला ये तो बहुत बड़ी बात है, 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होना बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने उसके आंकड़ों को देखा, फिर मुझे पता चला कि 97% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन 2014 के पहले ही हो चुका था, और बाकी का 3% जो है वो बीजेपी ने 2018-19 तक कंप्लीट कर लिया। लेकिन पूरा 100% का श्रेय जो है वो बीजेपी ले रही है। तो आप देख रहे हैं राजनीति किस प्रकार से करते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ काम नहीं कर रही है और सिर्फ श्रेय ले रही है, श्रेय लेने का ज़्यादा काम कर रही है। और डेवलपमेंट के मामले में डेवलपमेंट जो है आप देख सकते हैं कि लोगों को लग रहा था कि बहुत अच्छे रास्ते बन रहे हैं। अब इनकी सरकार को 10 साल 11 साल हो गए तो सारे रास्ते टूटने लग गए। तो अब दोबारा लोग सोच रहे हैं कि ये क्या रास्ते बनाए इन्होंने। जो रास्तों की गारंटी नितिन गडकरी जी ने दी थी कि 200 साल ये रास्ते चलेंगे, तब तो हमें पता था कि 200 साल ना आप रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना कोई रहेगा, तो तब उन्हें टोकने वाला तो कोई नहीं रहेगा। पर ये किसने सोचा था कि ये रास्ता बनाएंगे और बस 4-5 साल में ये रास्ता कहाँ गायब हो जाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा। तो नितिन गडकरी जी के ऊपर तो भ्रष्टाचार के भी काफ़ी आरोप लगे हैं अभी। लेकिन मैंने ऐसा सुना है और देखा है कि नितिन गडकरी जी को कांग्रेस पार्टी में भी काफ़ी लाइक किया जाता है। देखिए, एक व्यक्तिगत स्तर पर वो व्यक्ति को लाइक कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं नफरत नहीं करता हूँ नितिन जी से। और आप तो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप क्यों नहीं लगा सकता हूँ मैं? कैसे? मैं उनसे कोई दुश्मनी नहीं रख रहा हूँ। मेरा जो स्टैंड है वो राजनीतिक स्टैंड है, कोई व्यक्तिगत स्टैंड नहीं है ये। आज भी अगर नितिन जी मेरे सामने आएगा तो आज भी मैं हाथ जोड़कर नमस्कार ही करूँगा उन्हें। तो मेरा कोई उनसे व्यक्तिगत तो मनभेद है नहीं। वो दिग्गज नेता है, काफ़ी बड़े हैं, तो उनके प्रति मेरे मन में आदर है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मुझे दिख रहा है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और मैं अगर सामने की पार्टी में हूँ तो मैं तो आपकी चोरी पकड़ूंगा। आप कौन से चीख चीख के भ्रष्टाचार की कहूँगा। बात कर रहे हैं? देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि रोड के कामों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है। वो मैंने आपको एक बताया। एक दूसरा मैंने आपको जो आपने देखा होगा एक मुद्दा जो आ रहा है कि सियान एग्रो करके जो उनके परिवार की जो कंपनी है, उनका जो रेवेन्यू है वो 17 करोड़ से 510 करोड़ पर चले जाता है एक साल में। ऐसा ग्रोथ मैंने तो कोई कंपनी का नहीं देखा है। अगर ऐसा ग्रोथ भारत का हो जाए
तो मैं भी गडकरी जी को मानने लगूंगा। तो ये हम देख रहे हैं कि इथेनॉल का, वो इथेनॉल को काफ़ी पुश कर रहे हैं, E20 फ्यूल को काफ़ी पुश कर रहे हैं, और काफ़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ भी रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोगों ने कहा भी कि 2022 के गाड़ियों में, 2022 के पहले के गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आ सकता है, उनके पार्ट्स थोड़े डैमेज हो सकते हैं, ज़्यादा प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था। लेकिन जिस तरीके से E20 फ्यूल को और अभी E27 को जनता पर थोपा जा रहा है, तो किसी को समझ भी नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। लेकिन जब सियान आगरो के जब आंकड़े सामने आए, तब हमें पता चला कि इसका डायरेक्ट फ़ायदा उनके कंपनी को हो रहा है जो 17 करोड़ से 500 करोड़ पर पहुंच गई। और ये जब पूरे देश में लागू हो जाएगा, तब वो 500 करोड़ से शायद 50,000 करोड़ पे चली जाए, तब शायद नितिन जी राजनीति भी छोड़ दे। अभिषेक जी, अभी आने वाले समय में स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव होने वाले हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, स्थानिक स्वराज्य संस्था जो है, अभी ऑफिशियली अनऑफिशियली बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट्स वगैरह रहते हैं, बैंकिंग बॉडीज़ और सोसाइटीज़ की अगर आप बात कर रहे हैं, राइट। तो ठीक, आई थिंक वो तो पैनल रहता है अपना अपना हर पक्ष का। और काफ़ी बार हमने अभी देखा है, एक उदाहरण महाराष्ट्र में ऐसा भी देखने मिला कि बीजेपी और कांग्रेस ने साथ में इलेक्शन लड़ लिए। तो मुझे लगता है कि जब तक आप जो उसके सदस्य हैं, जब तक आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके अधिकारों की आप रक्षा कर रहे हैं, वो भले ही कांग्रेस आए, कांग्रेस का पैनल है, या बीजेपी का पैनल है, शिवसेना का पैनल है, या राष्ट्रवादी का पैनल है, तब तो सारी चीज़ें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लोगों से उनका अधिकार छीन के कुछ गलत अगर किया जा रहा होगा, तो वो गलत रहेगा। बाकी एवरीथिंग इज़ फेयर। तो अभी आने वाले कुछ समय में महानगर पालिका के भी चुनाव है, तो उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आप इसके पहले आपके पिताजी आमदार भी रह चुके हैं, तो लोगों की आपके तरफ में काफ़ी अपेक्षाएं होंगी कि आप एक युवा चेहरा भी हैं और आप महाराष्ट्र प्रदेश के कमेटी में भी है, तो आप उस बारे में क्या सोचते हैं? मतलब इन फ्यूचर क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, पार्टी जब भी जो भी मौका अगर मुझे प्रदान करेगी, तो मैं खुशी खुशी उस मौके को स्वीकारूंगा। और अगर पार्टी को ये लगता है कि मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ और वो मेरे ऊपर भरोसा करता है, तो मैं निश्चित तरीके से मेरी पूरी ताकत लगा दूंगा इस चीज़ को लेकर। और अभी कॉरपोरेशन की अगर मैं बात करूँ, तो नागपुर में आज के तारीख में ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है, 2007 से यहाँ पर बीजेपी का राज है। 2022 के बाद में प्रशासकीय अधिकारी वहाँ पर आ गए, तो कमिश्नर के अंडर का जो रूल आ गया, लेकिन अनऑफिशियली आप समझ लीजिए कि बीजेपी ही है यहाँ पर। तो अभी लोग इतने परेशान हो गए हैं, छोटे छोटे परेशानियां भी जो लोगों के रहे हैं, उनका भी निराकरण सरकार नहीं कर पा रही है। आज आप देखते हैं कि सैंक्शन गवर्नमेंट से कोई प्रोजेक्ट अगर होता है जिसके लिए 400 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन उसमें से एक्चुअल डिसबर्समेंट 10 करोड़ का होता है, 12 करोड़ का होता है। तो वस्तु स्थिति आज जो निर्माण हुई है हमारे शहर में, वो बहुत ही गंभीर है। यहाँ पर ठेकेदारों को पैसे नहीं दिए जाते हैं, कहीं काम नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर जनता जो है वो इतनी परेशान हो चुकी है। आज कॉरपोरेशन का काम रहता है कि शहर के अंदर से जो रास्ते जाते हैं उनका मेंटेनेंस करना। हाईवेज़ का जो है वो NHAI के पास में, स्टेट अथॉरिटी के पास में रहता है, लेकिन अंदर का जो है वो PWD डिपार्टमेंट उसको हैंडल करता है। आप ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स देख लीजिए। आज अगर मैं आपको बताऊँ कि 2 साल पहले 22 सितंबर को यहाँ पर नागपुर में बहुत बारिश हुई थी। उस बारिश में पूरा नागपुर डूब गया था। यहाँ पर ब्रिजेस टूट गए थे, पंचशील चौक के पास का ब्रिज टूट गया था। यहाँ पर 1,000 करोड़ का नुकसान हो गया था लोगों को, निजी उनकी प्रॉपर्टी पर। लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो गई, लोगों के घरों में पानी भर गया, इतनी समस्याएं हुई। क्यों? क्योंकि अवैध रूप से सीमेंट रोड बनाए गए, प्रॉपर तरीके से उसकी प्लानिंग नहीं की गई। क्यों? तो ठेकेदारों के जेब में पैसा डालने के लिए ऐसी राजनीति की गई है। तो लोग अभी ये चीज़ देख पा रहे हैं कि सरकार चलाने के नाम पर बस कुछ ठेकेदारों के जेब में पैसे डालने का काम ये सरकार कर रही है, और लोग परेशान हो गए हैं। आप कोई भी इलाके में चले जाइए नागपुर के,
अच्छे से अच्छे इलाके में अगर आप चले जाएंगे, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि लोगों को बहुत गंभीर समस्या से जूझना पड़ता है। लेकिन अभिषेक जी, अगर हम देखेंगे तो नागपुर ने हमारे महाराष्ट्र को बहुत कुछ दिया है। जैसे कि एक मुख्यमंत्री भी देखा जाए तो नागपुर से ही है। उनके बाद में हमारे केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, ये भी भारतीय जनता पार्टी में बड़े पद पर रह चुके हैं। तो इनके रहते हुए यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, आपका ऐसा कहने का मतलब है? जिस अपेक्षा के साथ लोगों ने उनकी तरफ देखा कि नितिन जी केंद्रीय मंत्री है या फडणवीस जी मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी यहाँ पर निभा सकते हैं, इलेक्शन के समय की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभिषेक, उस नहीं नहीं लेकिन वो उस पर खरे नहीं उतर पाए हैं। आप समझिए, आज हम जो इलाके में बैठे हैं ये साउथ वेस्ट नागपुर है, और जिसका उदाहरण मैंने आपको दिया जहाँ पर पानी भरा गया था अंबाजरी के पास का, वो मुख्यमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। तो मैं आपको किसी और के कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद मुख्यमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रॉब्लम है। लेकिन उनके इलाके से तो वो चुन कर आए हैं, तो जनता ने कहीं ना कहीं उनको चुन के दिया है। इसका मतलब वो उनके काम को पसंद कर रही है, बाकी जो उनकी एक्टिविटी है उसको पसंद कर रही है, करके ही जनता ने उनको चुन के दिया है। आपने आपने इतनी अच्छी बात कही है। आपने बातों बातों में कांग्रेस के 55 साल, कांग्रेस क्यों 55 साल चुनकर आई है, उसका जवाब आपने आज मुझे दे दिया है। ये मुझे अभी आपके दर्शकों को बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपने खुद ही वो स्वीकार कर लिया है, क्योंकि कांग्रेस को चुन के लाया गया, इसका मतलब कांग्रेस ने अच्छा काम किया ऐसा। देखिए, वो एक मजाक की बात होगी, बट मैं आपको बताता हूँ कि जनमत रहना और अच्छा काम करना ये हमेशा कोइंसाइड नहीं हो सकते। जो चुनाव होता है वो बहुत सारी चीज़ों पर होता है, वो लोकप्रियता पर भी होता है, वो आक्रोश पर भी होता है। अगर दूसरे कैंडिडेट के प्रति लोगों का आक्रोश होगा, आज की तारीख में राजनीति जात के बेसिस पर भी होती है, धर्म के बेसिस पर भी होती है। तो चुन के आने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बस आपके परफॉर्मेंस को छोड़ के भी है। धन शक्ति भी है उसमें एक। तो जो धन शक्ति आज बीजेपी के पास है, आज तक उस प्रकार की धन शक्ति शायद ही हमने देखी होगी। तो ये कहना कि अगर कोई चुन के आया है तो उन्होंने अच्छा काम किया ही होगा, मैं ऐसा गलत मानता हूँ। इट्स अ फ्लॉड थियरी। लेकिन वो काफ़ी टर्म से चुन के आ रहे हैं। डजेंट मैटर। मैंने आपको कहा ना, तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को तो बिल्कुल ही किसी ने क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, फिर कांग्रेस को चुन के भी लोगों ने दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है लेकिन कि कांग्रेस की कोई चीज़ के खिलाफ प्रति जवाबदेही नहीं बनती है। कांग्रेस की जवाबदेही पूर्णतः बनती है, और लोगों का अधिकार है, मीडिया का अधिकार है कि वो एक कांग्रेस अगर सत्ता में है तो कांग्रेस से वो सवाल पूछे। आपको कोई रोकेगा नहीं, ये कांग्रेस में कभी नहीं हुआ है। अगर आप इमरजेंसी का वो पीरियड छोड़ दे तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी में आज आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ा फ़र्क जो है 1975 से लेकर 1977 तक जो इमरजेंसी लगी थी और 1984 के जो सिख राइट्स थे, उस समय राहुल गांधी जी का राजनीति में रहना तो असंभव था, क्योंकि वो बहुत बालावस्था में थे अपने, बराबर। लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड पर आकर माफ़ी मांगी लोगों से कि उस समय ये दोनों घटनाओं में जो भी हुआ उसके लिए मैं निजी तौर पर माफ़ी मांगता हूँ। ये कहने के लिए जिगरा लगता है। तो और इसी समय पर 2014 से 2025 तक आज मोदी जी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिए उन्होंने, आज तक अपनी एक गलती नहीं मानी है उन्होंने। आज तक मोदी जी ने कभी भी आकर कहा है कि ये हमसे भूल हो गई है और हम इसकी नैतिक जिम्मेदारी पूरी तरीके से लेते हैं और आइंदा से ऐसा नहीं होगा, इसका हम आपको आश्वासन देते हैं। आज तक मोदी जी के मुंह से ये शब्द नहीं निकले। तो जैसे अभी आपने इमरजेंसी का 2 बार जिक्र किया, तो क्या आप मानते हैं कि इमरजेंसी कांग्रेस काल में एक बहुत गलत डिसीजन था? ये मैं नहीं, ये तो राहुल गांधी जी ने खुद कहा है। और अगर वो इतने स्पष्ट तरीके से अगर ये बयां कर सकते हैं, तो मैं तो एक बहुत साधारण व्यक्ति हूँ
और एक साधारण व्यक्ति के तौर पर भी अगर मैं देखूं तो 100% वो गलत है, क्योंकि उसमें मानवाधिकारों को उसमें जकड़ा गया था। तो मुझे मुझे कोई उस चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन नहीं है। और इंदिरा गांधी जी ने भी रेट्रोस्पेक्टिवली कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो हम अलग तरीके से कर सकते थे। तो ये कोई ऐसी मुझे नहीं लगता है कि किसी को उसमें कोई दो राय है कि इमरजेंसी लगनी चाहिए थी या नहीं लगनी चाहिए थी। अभिषेक जी, आपने ईवीएम पर भी आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगाया, लेकिन केंद्र में कांग्रेस पार्टी की अच्छी सीटें आती है, ठीक है। महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र में ऐसा क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी की सीटें कम हो जाती है? अगर आप ईवीएम गड़बड़ी का मुद्दा छोड़ देते हैं, वोट चोरी का मुद्दा छोड़ देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सीट निकाल पाने में नाकाम रही है? देखिए, मैं आपको अगर बताऊँ तो लोकसभा और विधानसभा में कुछ 4.5 महीनों का अंतर था। और उसके पहले लोकसभा और इस लोकसभा में 5 साल का अंतर था। ये 5 साल हमने काफ़ी डटकर मेहनत की और उसी का परिणाम हमें ऐसा मिला कि 48 में से 31 सीटें हमें आई। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि हम 31 लोकसभा की सीटों से 50 विधानसभा की सीटों पर आ जाते हैं। अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें उसको तो आप समझ लीजिए कि 160 से 180 सीटें आनी चाहिए थी महाविकास आघाड़ी की, लेकिन वो नहीं आए। तो अगर वोट चोरी जो है, मैं मानता हूँ कि वोट चोरी जो है वो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। पहले जो आंकड़ा हमारे पास आया था कि 72 लाख मतदारों को जोड़ा गया, अभी वो आंकड़ा एक्चुअली 1 करोड़ मतदाताओं का है। मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि आज महाराष्ट्र की जो एडल्ट पॉपुलेशन है, आज महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज़्यादा महाराष्ट्र में वोटर्स है। ये संभव कैसे है? ये तो संभव ही नहीं है। जितने लोग हैं उससे ज़्यादा मतदान तो हो नहीं सकते, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति का वोटर कार्ड बनाओ। आप समझ रहे? तो जो वोटर रोल्स को लेकर जो धांधली की गई है वो बहुत बड़े पैमाने पर की गई है। अगर आप देखें तो एक एवरेज 288 सीटों पर 26,500 वोट्स ऑन एन एवरेज का फ़र्क पड़ा है। पर सीट 26,500 वोट्स। बड़े बड़े नेता कांग्रेस के वगैरह, बाला साहब थोरात जो है, इतने दिग्गज नेता जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी इलेक्शन कोई हार सकते हैं, वो भी हार जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी उदाहरण है जो हमने अपेक्षा नहीं की थी। बट हाँ, ये है कि अगर हम इलेक्शन हारे हैं तो इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। इस पर पार्टी का एक आत्मचिंतन करना बनता है, इस पर मंथन करना चाहिए हमें। और हमारी काफ़ी सभाएं भी हुई उसके बाद में, जहाँ पर हमने चर्चा की कि क्या गलत हुआ, क्या सुधार सकते थे। शायद बूथ मैनेजमेंट में थोड़ी सुधार कर सकते थे हम। ये ऐसी चीज़ें कुछ हमें दिखी कि शायद कांग्रेस बूथ मैनेजमेंट पर और अगर फोकस करती तो शायद हमें बेटर रिजल्ट्स आते। लेकिन लोकसभा और विधानसभा में जितना फ़र्क आया है, ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि इतना बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। तो अभिषेक जी, हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। उसी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर उतनी एक्टिव नहीं दिखती है। उसके पीछे क्या कारण है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ये चीज़। देखिए, आप लेटेस्ट अगर देखेंगे तो बीजेपी से ज़्यादा फॉलोअर्स कांग्रेस के पेज पर, इंस्टाग्राम पर। ये रीसेंट डेवलपमेंट है, शायद अभी थोड़े टाइम पहले क्रॉस किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि एल्गोरिदम रहता है सबका, तो सबका एल्गोरिदम अलग अलग ये चलता है। वोट चोरी का मुद्दा जैसे सामने आया तो पूरे देश ने वो देखा, और काफ़ी हद तक लोगों ने वो माना भी कि क्योंकि हमने जो डेटा लाया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही डेटा था। तो लोगों ने जब वो देखा तो लोग उसे समझ पाए कि ये तो हमारे आंखों के सामने हुआ है। और जब लोगों ने उसे थोड़ा डेप्थ में देखा, तब चोरी हुई है
ऐसा समझ में आया है। लेकिन अभी तक उस पर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया है। वो जवाब उनके पास है ही नहीं। अगर वो जवाब देंगे तो एक तो खुद एक्सपोज हो जाएंगे, नहीं तो बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन अभिषेक जी, आप इलेक्शन कमीशन पर आरोप तो लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं, तो राहुल गांधी जी जिस जगह से सांसद बनते हैं वहाँ पर भी तो इलेक्शन कमीशन होता है, तो बराबर। वहाँ पर वो कैसे चुनकर आ जाते हैं? देखिए, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, हमने आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। अनुराग ठाकुर जी ने जो प्रेस वार्ता ली थी, तो उन्होंने बताया था कि रायबरेली में कुछ वोट्स मिसमैच है, बराबर। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बीजेपी तो रूलिंग पार्टी है, इलेक्शन कमिश्नर तो अनऑफिशियली आपका ही व्यक्ति है। तो आप इलेक्शन कमिश्नर को बोलिए कि इसमें बदलाव लाए। आप राहुल गांधी जी को बोलकर क्या मिलेगा आपको? राहुल गांधी जी तो खुद बोल रहे कि इलेक्शन की व्यवस्था बदलनी चाहिए। अनुराग ठाकुर जी ने वो प्रेस वार्ता करके राहुल गांधी जी को सपोर्ट कर दिया। उन्होंने उनके खिलाफ नहीं कहा। ये तो उनकी गलतफहमी है, उन्हें लगता है कि उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ कुछ बोल दिया, लेकिन उन्होंने तो उनका प्रचार कर दिया। उन्होंने भी बोल दिया कि अरे हाँ, यहाँ पर भी वोट चोरी हुई है, जो कि हम भी कह रहे हैं कि हर जगह वोट चोरी हुई है। तो आधा काम तो उन्होंने ही कर दिया। आपको एक और उदाहरण मैं बता देता हूँ कि एवेंजर्स का जो विलन है थानोस, उसका फोटो तक इलेक्शन कमीशन के वोटर रोल पर है। और इसका खुलासा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, कांग्रेस के ही एक शहर अध्यक्ष है, उन्होंने। रैंडम नाम आ जाते हैं, फादर्स नेम रैंडम अल्फ़ाबेट्स उसमें है, हाउस नंबर 0, फादर्स नेम कुछ और है उसमें, फ़ोटो किसी और व्यक्ति की। एक उदाहरण में तो आप देखेंगे फादर्स नेम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये सारा डेटा जो है ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है। ये कोई हम अपनी मर्जी से नहीं बना रहे हैं। अभिषेक जी, आप द पांडे जी पॉडकास्ट के माध्यम से देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहूँगा कि जो युवा वर्ग है वो ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति से जुड़े और अपनी शिक्षा की तरफ भी ध्यान दें, राजनीति में जुड़े, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति का राजनीति में जो योगदान रहता है वो अमूल्य रहता है। और अगर एक अशिक्षित व्यक्ति राजनीति में आ जाता है तो वो अपने साथ में वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स लाता है जो शायद अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट के हो। तो मैं चाहूँगा कि आज का जो हमारा युवा है उसे राजनीति की तरफ तो आकर्षित होना चाहिए और सहभागी भी होना चाहिए, और लेकिन अपनी शिक्षा के प्रति और समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे भी उसको निभाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक जी, आपने अपना कीमती समय Thank you. हमको दिया। थैंक यू सो मच।